नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल विद्यारंभ पे। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का साइंस का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है ना, इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस अगर मैं बताऊं ना, तो जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं ना बच्चे, उन बच्चों के लिए चैप्टर बहुत टफ लगता है, क्योंकि ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम्स वाले जो पेपर होते हैं ना, इस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन एग्जाम्स में। चाहे आप सीडीएस ले लो, सीडीएस में कंबाइंड डिफेंस सर्विस, जो आर्मी वगैरह के लिए जाना होता है ना ऑफिसर बनने के लिए, आपको एनडीए का पेपर देना पड़ेगा, सीडीएस का पेपर देना पड़ेगा, उन सब में इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सीखते हैं बिना देरी के इस चैप्टर को। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कहानी है सेल की खोज की। तो ईयर था 1665। तो रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉर्क का स्लाइस लिया। कॉर्क क्या होता है? कॉर्क आपने देखा होगा, एक जो पेड़ होता है ना, पेड़ के बाग का एक पार्ट होता है, चिड़ी के नीचे भी होता है ना वो मोटा वाला पार्ट, उसको कहते हैं कॉर्क ही कहते हैं उसको भी। हाँ, शटल, हाँ वही वाला, उसके नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं? कॉर्क कहते हैं। तो उसका एक स्लाइस लिया और उसको उन्होंने एक माइक्रोस्कोप के अंडर उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया। और ये जो माइक्रोस्कोप के अंदर जो उन्होंने ऑब्जर्व किया ना, वो भी उन्हीं के द्वारा बनाया गया माइक्रोस्कोप था। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब उन्होंने ऑब्जर्व किया ना माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिला कि ऐसे कंपार्टमेंट टाइप कुछ बने हुए थे, ऐसे कंपार्टमेंट टाइप कुछ बने हुए थे इस कॉर्क के अंदर। जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उन्होंने ऑब्जर्व किया, तो मेरी डायग्राम उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी एडजस्ट कर लेना आप लोग। तो उन्होंने बोला ये जो कंपार्टमेंट्स है ना, बॉक्सेस बोलो या कंपार्टमेंट्स बोलो, तो इन कंपार्टमेंट को उन्होंने नाम दिया सेल। सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। सेल का मतलब क्या होता है? लिटिल रूम होता है। अब आगे क्या होता है कि हमें तो ऐसा लगेगा यार क्या डिस्कवरी किया है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन बहुत बड़ी डिस्कवरी है एक्चुअली में। हमें लगा क्या क्या बता रहे हो सर, ये एकदम बेकार सी डिटेल, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ साइंस में बहुत बड़ा डिटेल। तो सोच के देखना, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ उन्होंने 1665 में खोज के निकाल दिया, एक कॉर्क के, और कॉर्क को ऑब्जर्व करके उन्होंने 1665 में 1665 में ढूंढ के निकाल दिया। तो बहुत बड़ी बात थी ये। अब क्या था कि ऐसा नहीं होता उन्होंने सेल के बारे में ढूंढ लिया तो सिर्फ उन्होंने सारा सेल के बारे में ढूंढ के निकाला। उनके बाद और भी साइंटिस्ट आएंगे, उनके बाद और भी बहुत ज्यादा, जैसे इन्होंने जो माइक्रोस्कोप बनाया था उतना लेटेस्ट नहीं था, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से उतना एडवांस नहीं था। तो बाद में जो भी साइंटिस्ट आएंगे उनके साथ नए नए माइक्रोस्कोप भी आएंगे, है ना। तो उसमें जब सेल को ऑब्जर्व करेंगे, किसी भी कॉम्पोनेंट को ऑब्जर्व करेंगे, तो हमें क्या दिखेगा? और क्लियरली दिख सकती है चीजें। इसको ना हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी समझ सकते हैं कि एक्चुअली में, हम आपको क्लास में भी सिखाया होगा मैम ने, कि एक ओनियन का स्लाइस लेके उसको ग्लास स्लाइड पे उसको माइक्रोस्कोप के अंदर और कराया आपने। हाँ, तो ये स्कूल में भी सिखाते हैं कि आपने क्या करना है, एक ओनियन की एक स्लाइस लेना है छोटा सा, उस स्लाइस को लेके ना क्या करना है, आपको माइक्रोस्कोप के नीचे उसे ऑब्जर्व करना है। जब आप उसको ऑब्जर्व करेगा ना, तो उसमें भी ऐसे कंपार्टमेंट्स आपको बने दिखेंगे। उन कंपार्टमेंट्स के बीच में एक ब्लैक डॉट होगा, एक ब्लैक वाइडर से एक डॉट होगा यहाँ पे, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे चैप्टर में। अभी इतना डिटेल में नहीं जानना, अभी जस्ट हम इंट्रोडक्शन दे रहे चैप्टर के बारे में, हमें क्या पढ़ना है, क्या सीखना है इस चैप्टर में पूरा। तो अभी ना इन्होंने बुक में कह रखा है कि आपने डिफरेंट डिफरेंट ओनियन उठाओ, अलग अलग साइज के ओनियन उठाओ, ओनियन पील निकालो और उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करो। अगर आप ऐसा करोगे, क्या आपको जो सेल का जो स्ट्रक्चर दिखेगा, क्या आपको सब में अलग अलग दिखेगा या सेम दिखेगा? अलग अलग हो सकता है, नहीं, सेम दिखेगा आपको। तो दो स्ट्रक्चर लुक सिमिलर टू ईच अदर। सिमिलर का मतलब पता है क्या होता है? सिमिलर का मतलब एकदम आइडेंटिकल नहीं होता। सिमिलर का मतलब, तुमने सिमिलर ट्रायंगल पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा? सिमिलर ट्रायंगल के बारे में पढ़ा है नहीं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल नहीं पढ़ा ना। तो सिमिलर का मतलब पता है क्या होता है? जैसे कि अगर मैं ट्रायंगल बना रहा हूं ना, ये ऐसा बड़ा सा, तो मैं कह सकता हूं कि सिमिलर है। ये आइडेंटिकल नहीं है, ये सिमिलर है, मैं कह सकता हूं। इसको मैं सिमिलर बोलूंगा, आइडेंटिकल नहीं बोलूंगा। समझ रहे हैं? तो हमें यहां से पता चलता है, वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट ओनियन बल्ब्स ऑफ डिफरेंट साइज हैव स्मॉल स्ट्रक्चर्स विजिबल अंडर ए माइक्रोस्कोप। द सेल ऑफ ओनियन पील विल ऑल द लुक सेम रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द ओनियन दे कम फ्रॉम। मतलब जो भी ओनियन है ना, तो कोई भी ओनियन ले ले घर पे रखा हुआ, छोटा बड़ा, उनके सेल को अगर तो माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेगा ना, तो तेरे को सब सेल्स के जो स्ट्रक्चर है तो वो सेम ही दिखेंगे, साइज और शेप सब कुछ सेम दिखेगा तेरे को। दिस स्मॉल स्ट्रक्चर दैट वी सी आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ द ओनियन बल्ब। मतलब कि ऐसे छोटे 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 यूनिट मिलके ही वो ओनियन पूरा बना हुआ है, तो इसको बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। और नॉट ओनली ओनियंस बट ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड ऑफ सेल। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, सब के सब सेल से बने हुए हैं। चाहे चींटी हो, चाहे कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, जितने भी हैं यहाँ पे सारे सेल से ही बने हुए हैं। सर आपने बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर सेल होता है। हाँ, सबका, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स मिलते हैं तब जाके
एक ऑर्गेनिज्म बनता है, या फिर कई ऑर्गेनिज्म में सिर्फ सिंगल सेल होता है, ओके सेल मिलते हैं उसमें सिंगल सेल ही होता है। तो सेल तो होता ही है ऑर्गेनिज्म में, मतलब अगर मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ तो मतलब मैं सेल की बात कर रहा हूँ। ओके। तो जैसे कि मैंने बताया कि सेल सबसे पहले डिस्कवर्ड हुआ था 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा। उन्होंने एक माइक्रोस्कोप जो उन्होंने खुद ही डेवलप किया था, उसी से उन्होंने सेल को ऑब्जर्व किया उसके अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर में। उसके बाद एक 1674 में 9 साल बाद एक और नए साइंटिस्ट आते हैं लियोनहॉक करके। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने जो पॉन्ड है ना, पॉन्ड के अंदर जो फ्री लिविंग सेल्स है, मतलब कि एमीबा टाइप की जो चीजें होती है ना, उनको ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप में। अच्छा। पॉन्ड वो पानी में रहता है, जो एमीबा वगैरह होते हैं पानी में रहते हैं, स्टैग्नेंट वाटर्स में रहते हैं। तो स्टैग्नेंट उनको एमीबा भी बोल ले, उनको सेल भी बोल ले, क्योंकि एक्चुअली वो सिंगल सेल्ड ही है ना, एमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। तो उनको उन्होंने ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के अंदर। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, 1831 में न्यूक्लियस के बारे में उन्होंने खोज की। एक्चुअली न्यूक्लियस की खोज नहीं की थी, किसने? न्यूक्लियस की करी थी रॉबर्ट हुक ने। नहीं, सेल की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। बस सेल की मतलब कि ऐसे कंपार्टमेंट, ऐसे छोटे छोटे चीजें बनी हुई है, सेल है, और ये सेल से मिलके ही इसके अंदर ये जो डॉट है ना, ये बिंदु, इसके बारे में नहीं पता था भाई, क्योंकि उस टाइम में माइक्रोस्कोप इतना बढ़िया नहीं था ना। अच्छा। अब बाद में समय के साथ माइक्रोस्कोप भी बढ़िया बनने लग गए। तो जब माइक्रोस्कोप भी बढ़िया बनने लगे तो रॉबर्ट हुक नहीं, उनका नाम क्या था, रॉबर्ट ब्राउन था उनका नाम, रॉबर्ट ब्राउन। या तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, सोच के लगभग 200 साल बाद, उसके बाद एक माइक्रोस्कोप भी कितना इंप्रूव हो गया होगा, तो 200 साल बाद उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। एक सेल के अंदर न्यूक्लियस नाम की चीज भी होती है, पहले नहीं पता है, 1665 में नहीं पता था कि उन्होंने बोला बस सेल होता है, सेल के अंदर क्या होता है ना कुछ नहीं पता। अब सेल के अंदर भी इतनी सारी चीजें होती हैं, उसकी खोज बाद में समय के साथ होती है। ओके। उसके बाद क्या होता है, 1839 में पुरकिंच करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म के बारे में पता लगाया। प्रोटोप्लाज्म सेल के अंदर एक लिक्विड होता है, जिसके बारे में हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो ऐसे साइंस के अंदर ना ऐसी खोजें चलती रहती है, राइट। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, हम तो जो मैग्नीफाइंग ग्लासेस है या माइक्रोस्कोप है, इनके इन्वेंशन की वजह से ना ऐसे बहुत सारे फायदे हुए कि हम एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चीजों को देख पा रहे थे, पढ़ पा रहे थे, समझ पा रहे थे, और वो आगे जाके जो भी हमारी जो मेडिकल साइंस की स्टडी है, मेडिकल फील्ड है, उसमें बहुत हेल्प करने वाली थी हमें, राइट। क्योंकि देख, सेल्स का रिलेशन है टिश्यू से, टिश्यू का रिलेशन है ऑर्गन से, तो सेल के बारे में तो पता होना बहुत इंपॉर्टेंट था। न्यूक्लियस है वो डिस्कवर करा था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, और 1665 में सेल की डिस्कवरी हुई थी। सेल नाम की कोई चीज होती है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की थी। बस सेल, ये बाहर वाला चीज, ऐसा छोटा सा एक यूनिट होता है जिससे मिलके एक ह्यूमन बीइंग बनता है, जिससे मिलके कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, इतना ही डिस्कवरी हुआ था। इसके बाद इसके अंदर क्या क्या होता है ना, वो नहीं पता था, वो समय के साथ साथ पता चलते रहा। सो 1674 में किसने करा था? 9 इयर्स लेटर क्या था? नहीं, वो 9 ईयर लेटर क्या था, लियोनहॉक है ना, लियोनहॉक नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया था, वो पॉन्ड में गए थे। पॉन्ड में जाने के बाद वहां पे मैंने बोला फ्री लिविंग जो सेल होते हैं, मतलब एमीबा टाइप की जो चीज, उसको सेल भी बोल सकते हैं एमीबा को। एमीबा एक सेल ही तो है ना, एमीबा के अंदर कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो। तो उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया था उनको, मतलब कि हाँ अच्छा, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, उनके बारे में स्टडी की थी उन्होंने, लियोनहॉक ने 9 साल बाद। अब हमने पढ़ा कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर सेल होता है, तो ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक सेल ही होता है, मतलब उनके अंदर सिर्फ एक सेल ही, और कुछ है ही नहीं उनके अंदर। अमीबा, हाँ अमीबा हो गया फॉर एग्जांपल, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, क्लैमिडोमोनास हो गया, ये सारी जो चीजें होती है ना, इन सब के अंदर एक ही सेल होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। यूनि का मतलब ही होता है सिंगल सेल। और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है जहां पे सेल एक ग्रुप बना लेते हैं एक पर्टिकुलर काम करने के लिए, सेल का एक ग्रुप, सेल का एक गुच्छा, ठीक है। जैसे फंगाई हो गया, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। तूने फंगाई का पिछले बार वो ब्रेड मोल्ड पे तूने वो देखा होगा, ऐसे लंबा सा लाइन होता है, उसके ऊपर वो स्पोरेंजियम होता है, देखा था ना, अलग अलग पार्ट्स दिख रहे थे, भूल भी गया होगा, 2 साल पहले पढ़ा था हमने फंगाई का। तो जिसके अंदर तेरे को अलग अलग पार्ट्स देखने को मिल रहे हैं ना, इसका मतलब वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जिसके अंदर कोई अलग पार्ट नहीं है ना, बॉडी पार्ट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, हाथ पैर नाक कान कुछ भी नहीं है, तो वो पता है क्या होता है, वो होता है सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सर अमीबा भी तो अलग अलग पार्ट्स होते हैं। कहाँ होते हैं अमीबा में अलग अलग पार्ट्स? सर इसमें वो सूडोपोडिया, फूड वैक्यूली सारे सेल के अंदर आते हैं, पता है? ये सेल के अंदर के पार्ट्स, अभी हम वही पढ़ेंगे आगे जाके कि सेल के अंदर क्या क्या होता है। और अमीबा भी रिप्रोडक्शन कैसे करता है, खुद को ही डिवाइड, बाइनरी फिशन, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। देख अब क्या होता है ना, सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं ना, इनके अंदर एक्चुअली में एक सिंगल सेल ही होता है। वो बाद में जाके क्या होता है, वो सिंगल सेल डिवाइड होता है, मल्टीपल सेल्स में जाके डिवाइड होता रहता है, इसलिए फिर वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, एक एक्टिविटी है यहाँ पे, एक्टिविटी 5.2 उन्होंने बोला है कि हम क्या करेंगे, हम ना अलग अलग चीजों को उठा के ना ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर।
तो जैसे कि सबसे पहले हम लीफ के पील्स हो गए, लीफ के जो ऊपर का पार्ट होता है ना, लीफ का जो पतला सा पार्ट है उसको निकाल के ऑब्जर्व करो माइक्रोस्कोप में। जो रूट होते हैं ना उनको टिप्स को उठा के, उनका जो टिप होता है, रूट का टिप होता है, उसको उठा के ऑब्जर्व करो माइक्रोस्कोप में। और इवन पील्स ऑफ ओनियन, और ओनियन के पील्स को भी ऑब्जर्व करना है माइक्रोस्कोप में, ऐसा बोला। तो अगर हम इन सबको ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं। क्या सवाल? वो यहां पे लिखा हुआ है, डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज। तो क्या सारे सेल शेप में और साइज में एक जैसे होते हैं? क्या तू डिफरेंट तूने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पार्ट उठाए और तूने क्या करा, और उन डिफरेंट पार्ट्स को तूने ऑब्जर्व करा माइक्रोस्कोप के अंदर। अब क्या तेरे को जो डिफरेंट पार्ट के अंदर जो सेल है तेरे को सारे सेम दिख रहे हैं? क्या सबका शेप साइज वगैरह सेम है? पहला क्वेश्चन। दूसरा, क्या सारे सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है? क्या स्ट्रक्चर सेम होता है? क्या स्ट्रक्चर मतलब समझ रहे हैं, ये एक स्ट्रक्चर है। हाँ। मान ले कोई स्ट्रक्चर ऐसे होता है, यूं 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 ऐसे, स्ट्रक्चर सेम नहीं स्ट्रक्चर, क्या सबका स्ट्रक्चर सेम होता है? क्या सारे सेल्स के स्ट्रक्चर सेम होते हैं? वो दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, कुड वी फाइंड डिफरेंसेस अमंग द सेल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी। अगर मैं एक प्लांट की बॉडी लूं, चलो पत्ता ले लिया, ठीक है, मैंने ब्रांच ले लिया, मैंने रूट ले लिया, मैंने लीव्स, ये सारी चीजें ले ली, और मैं इनको ऑब्जर्व करूं माइक्रोस्कोप के अंदर, तो क्या मेरे को इनके बॉडी पार्ट्स के अंदर कुछ डिफरेंसेस मिलेंगे? इनके सेल्स में कुछ डिफरेंसेस मिलेंगे? ये मेरा तीसरा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है कि इन सब में क्या सिमिलैरिटीज होगी। मैंने अलग अलग पार्ट्स को निकाला, एक ही ऑर्गेनिज्म के अलग अलग पार्ट्स को निकाला मैंने, और उस पार्ट्स को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं माइक्रोस्कोप में। तो मेरे सामने ये सवाल है, क्या उन सारे डिफरेंट पार्ट्स में जो सेल्स थे, उन सारे सेल्स में क्या सेम शेप और सेम साइज होगा? क्या उन सारे सेल्स के अंदर कोई सिमिलैरिटी होगी? और अगर सिमिलैरिटी नहीं होगी तो क्या डिफरेंसेस होंगे उन सारे सेल्स के अंदर? सर सिमिलैरिटी न्यूक्लियस नहीं, ये नहीं, अभी पढ़ेंगे हम उसके बारे में। इतना इजी नहीं होता बायो। बायो एक्चुअली में एक सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसको पढ़ना पड़ता है। हम खुद से ही ऐसे सोच के नहीं बता सकते अनटिल एंड अनलेस हमें जब तक कुछ पता नहीं है। जब हमें कुछ नॉलेज आ जाती है तब हम उसके बारे में कुछ बोल सकते हैं, लेकिन बिना नॉलेज के हम कुछ भी नहीं बोल सकते। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है। देखो, सम ऑर्गेनिजम्स कैन हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके बॉडी में अलग अलग टाइप के सेल्स देखने को मिलते हैं, शेप अलग होता है, साइज अलग होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग के बॉडी में ऐसे सेल्स हैं जिनकी शेप और साइज डिफरेंट है। तो जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे स्मूथ मसल सेल्स, आपको ब्लड सेल्स, नर्व सेल, बोन सेल, ओवम, स्पर्म, और यहाँ पे फैट सेल दिख रहा होगा। सबका शेप अलग है। आप जब ब्लड को लेके माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे, किसी बोन की पीस को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करोगे, तो आपको वहां पे ना सेल्स दिखेंगे उस बोन के अंदर, उस ब्लड के अंदर। जो बोन के अंदर जो सेल का शेप होगा और जो ब्लड के अंदर जो सेल का शेप होगा, दोनों सेम नहीं होगा। दोनों के जो शेप होंगे, साइज होगा, सब वेरी करेगा। तो मैं कह सकता हूं द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। हमारे बॉडी में बोन का फंक्शन कुछ और है। बोन हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर देता है। ब्लड हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारा काम करता है, न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, बहुत उसके अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो जो शेप और साइज होता है ना किसी सेल का, वो डिपेंड करता है कि वो क्या फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी में, क्या काम करते हैं हमारी बॉडी में, किस चीज का काम करते हैं वो। जैसे कुछ सेल्स होते हैं एमीबा एक सेल है, उनके अंदर क्या खासियत है, उनको कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता। तो ये नहीं बोल सकता हाँ ये एस शेप का है। एमीबा अपना शेप बदल सकता है, सिचुएशन के हिसाब से अपना शेप वो बदल सकता है एमीबा। कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनकी शेप फिक्स्ड होती है, ठीक है। कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनकी शेप फिक्स्ड होती है। कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनकी शेप जो होती है वो एकदम ऑड होती है। जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नर्व सेल की जो शेप है बहुत अजीब सी है। देख तू भी देखना, नर्व सेल वो सेल होते हैं जो आपके ब्रेन में होते हैं। नर्व सेल क्या होते हैं? ब्रेन में होते हैं। हमने पढ़ा भी था, आपने आई के बारे में पढ़ा तो याद होगा। नर्व सेल के बारे में पढ़ा था कि नर्व सेल मैसेज कैरी करता है ब्रेन में, सेंसर्स। हाँ वही, तो नर्व सेल्स के बारे में पढ़ा था। नर्व सेल्स ब्रेन में होता है एक्चुअली में। तो जो उसका जो शेप है वो बहुत टिपिकल शेप है, वो बहुत अलग शेप है, वो और कहीं देखने को नहीं मिलेगा आपको। तो मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले ही बोला कि हर सेल का एक फंक्शन होता है बॉडी में। अब भाई वो लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर उस सेल से बना है तो उस सेल का एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा। तो ये जो सेल है वो एक फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं, अब उसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दिस बेसिक फंक्शन। तो ऐसे बेसिक फंक्शन कैसे परफॉर्म होते हैं? तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि चीजें बहुत आसान है। मल्टी सेलुलर आसान तो नहीं, चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स है एक्चुअली में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे सेल्स हैं। जैसे मान ले तेरा कमरा है, तूने इस कमरे का क्या करा, रेनोवेशन कराया। इस कमरे को रेनोवेट करने के लिए बहुत अलग अलग लोग आए होंगे, इलेक्ट्रिशियन आया होगा, कारपेंटर आया होगा, पेंट करने वाले आए होंगे, सब अलग अलग टाइप के लेबर थे, अलग अलग काम कर रहे थे सब। तो ऐसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं। हार्ट का बीट होना, डाइजेशन का होना,
है ना, एक्सक्रीशन का होना, ऐसे बहुत सारे एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ऐसे बहुत सारे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस चलते रहते हैं। तो इन सब प्रोसेस के लिए अलग अलग काम है। तो ये अलग अलग काम करते, सब एक साथ नहीं करती सारा काम। तो बहुत सारे सेल्स डाइजेशन में काम करेंगे, बहुत सारे सेल्स हार्ट को पंप करने में काम करेंगे, बहुत सारे जो हमारे सेल्स है वो किडनी के अंदर जो फिल्ट्रेशन का काम होता है वो करेंगे। तो जो एक ग्रुप ऑफ सेल्स है उनका फंक्शन अलग होता है। तो बच्चों अगर मैं इस पैराग्राफ को रीड करके दिखाऊं ना तो आप समझ जाओगे यहाँ पे क्या लिखा है, कि यहाँ पे बोला है कि डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बीइंग्स होता है यहाँ पे। मतलब कि यहाँ पे काम का डिवीजन हो रखा है कि हाँ भाई तू हार्ट को पंप कर, हाँ भाई तू डाइजेशन कर, हाँ भाई तू एक्सक्रीशन का प्रोसेस देख, हाँ भाई तू फिल्ट्रेशन का प्रोसेस देख। ठीक है, इन यहाँ पे हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर, किसी मल्टी सेलुलर बॉडी के अंदर क्या होता है, काम का डिवीजन कर रखा है। द ह्यूमन बॉडी हैज अ हार्ट टू पंप ब्लड, कि भाई पंप ब्लड को पंप करने के लिए, ब्लड को हर बॉडी पार्ट तक पहुंचाने के लिए हमारे पास एक ऑर्गन है हार्ट। ठीक है, एक स्टोमक है हमारे पास जिसके अंदर फूड का डाइजेशन होता है, कंप्लीट तो नहीं होता है, हमने पढ़ा था ना कि डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, उसके बाद स्टोमक में होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है। मतलब स्टोमक के अंदर खाना आता है और मेनली खाना जो डाइजेस्ट होता है वो स्टोमक में ही होता है। सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज आल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल। एक सिंगल सेल के अंदर भी डिवीजन ऑफ लेबर होता है, समझ रहे हैं, सोच के देख। एक ही वो नहीं, हाँ यही तो हमें पढ़ना है आगे जाके। अच्छा, यही तो हमें सीखनी है यहाँ पे। हमें लग रहा था कि हमारे अंदर तो बहुत सारे सेल्स है, बहुत सारे सेल्स यहाँ पे हाथ में लगे, तो मैं हाथ से काम कर रहा हूँ, बहुत सारे सेल्स मेरे आंखों में तो मैं देख पा रहा हूँ, बहुत सारे सेल्स मेरे ब्रेन में है, नर्व सेल्स वगैरह, तो मेरा ब्रेन सोच पा रहा है, मैसेज को सेंड कर पा रहा है, रिसीव कर पा रहा है। बहुत सारे सेल्स मेरे किडनी में, नेफ्रॉन बोलते हैं उसको, मेरे लिवर के अंदर भी बहुत सारे। पता है हमारे बॉडी के अंदर जो लिवर होता है ना, लिवर के अंदर जो सेल होते हैं वो रीजनरेटिव सेल होते हैं। उसका मतलब ये होता है कि अगर तेरा लिवर खराब भी हो जाता है ना, लिवर मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है, थोड़ा बहुत डैमेज हो जाता है, तो लिवर दोबारा अपने आप दोबारा बन के आ जाएगा। जैसे तुम्हें छिपकली की पूंछ देखी ना, कट जाती है तो वापस बनने लग जाती है, वैसे हमारे बॉडी में एक ऑर्गन है लिवर। तो लिवर के अंदर एक सेल होता है, हिपैरिन सेल्स बोलते हैं उनको। तो हिपैरिन सेल्स क्या करते हैं, वो रीजनरेट होते हैं, जल्दी रीजनरेट होता है, वापस तेरा लिवर बन जाता है। और हमारे बॉडी के अंदर सबसे मिनिमम रीजनरेशन पता है किसमें होता है, ब्रेन के अंदर होता है। मतलब एक बार जरा सी भी खरोच आ गई ना ब्रेन में, बहुत कम चांसेस है, नहीं चांसेस नहीं है बिल्कुल। मतलब रिकवर होने के, मतलब मिनिमम रीजनरेशन पूरी बॉडी में ब्रेन के अंदर होता है, वहां पे सेल रीजनरेट नहीं हो पाते दोबारा। तो ये हमने एक नई चीज सुनी कि मतलब एकदम शॉकिंग लगा, मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर भी जो सेल होता है वो डिफरेंट डिफरेंट काम कर पाता है। कैसे, उसके अंदर तो एक ही सेल है, फिर कैसे कर पाता है। सिमिलरली डिवीजन, अभी जैसे मैंने पढ़ा कि डिवीजन ऑफ लेबर इज आल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल। इन फैक्ट ईच सच सेल, ऐसे सारे सेल्स ना हैज गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स। इन सारे सेल्स के अंदर एक सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट होता है जिसको हम पता है क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। मतलब कि सेल सबसे छोटा नहीं है, सेल के अंदर भी अगर तू जाएगा ना तो सेल के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, उसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। जैसे हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स है ना, बहुत सारे, किडनी है, लिवर है, ये है, वो है, हार्ट है, बहुत सारे ऑर्गन्स है। तो वैसे ही सेल के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। जैसे सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, हाँ सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, प्लाज्मा, ये सारी जो चीजें होती है, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, सेल वॉल, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं, सेल ऑर्गेनल्स के अंदर आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमें स्टार्टिंग में नहीं पता थी। ये स्टार्टिंग में तो बस हमने 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने ये बताया सेल होता है। हाँ बस ये पता था कि एक बॉक्स जैसे कुछ शेप्स होते हैं जिससे मिलके एक पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनता है। उस बॉक्स के अंदर क्या होता है वो नहीं ढूंढ पाए थे तब। वो तो समय के साथ बाद में जाके जब टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तब पता चला कि हाँ इस बॉक्स के अंदर ये चीजें हो सकती हैं। जैसे मैंने बोला कि एक सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, तो ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल्स परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। और उस सेल के अंदर, एक पर्टिकुलर सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल है ना, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होंगे, उनका सबका अलग अलग फंक्शन होता है। उन सारे अलग अलग ऑर्गेनल्स का अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग काम करते हैं। जैसे कि मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, सेल के अंदर कुछ नया बनाना, सेल के अंदर जो वेस्ट पाइल अप हुआ है उसको उठा के बाहर करना, फेंकना, उसको वेस्ट को पंप आउट करना, ये सारा काम सेल ऑर्गेनल्स का होता है। जैसे अमीबा ने खाना खाया, अमीबा खाता है, अमीबा फूड वैक्यूल्स के थ्रू खाना लेता है और उसको फिर एक्सक्रीट भी तो करना है ना, तो ये सारा प्रोसेस सेल के अंदर हो रहा है, पता है, सेल के अंदर हो रहा है सारा। A cell is able to live and perform all its function because of these organelles. एक सेल इसलिए जीवित रहता है और इसलिए अपना काम कर पाता है क्योंकि उसके अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं। ऑर्गेनल्स अपना काम करते हैं, इसलिए हम कहते हैं सेल अपना काम कर रहा है। ठीक है, सेल तो मैंने कलेक्टिवली बोल दिया, एक्चुअली सेल नाम के डब्बे के अंदर चीजें भरी पड़ी है डिफरेंट डिफरेंट, जो एक्चुअली में काम कर रहा है। सोच माइक्रोस्कोपिक के अंदर और माइक्रोस्कोपिक, इतना अंदर जाना है, सेल के अंदर भी की भी चीजें अभी हम स्टडी कर रहे हैं। It is interesting that all cells are found to have the same organelles. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है
कि ऑल सेल्स ना, जितने भी सेल होते हैं ना, इन सब के अंदर सेम ही ऑर्गेनल्स होते हैं। तेरे अंदर, मेरे अंदर, प्लांट के अंदर, किसी एनिमल के अंदर, कॉकरोच के अंदर सेल उठाएगा ना, और सेल के अंदर के सेल ऑर्गेनल्स की तू स्टडी करेगा, तो सब के अंदर जो ऑर्गेनल्स होंगे सेम ही होंगे। अच्छा, हमारे में भी और माइक्रो किसी भी सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो सेम होते हैं। नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज और व्हाट ऑर्गेनिजम्स दे आर फाउंड इन। मैंने बोला क्या उनका फंक्शन है किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, क्या वो कॉकरोच के अंदर का, क्या वो प्याज के अंदर का, क्या वो इंसान के अंदर का, फर्क नहीं पड़ता। एक सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो सबके अंदर सेम ही होते हैं। अब क्वेश्चन है, व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ? ये सेल किस चीज से बना हुआ है? व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल, मतलब इस सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसे है? तो वी सॉ अबाउट दैट सेल हैज अ स्पेशल कंपोनेंट कॉल्ड ऑर्गेनल्स। अभी हमने देखा कि सेल के अंदर एक स्पेशल चीज होती है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनल्स बोलते हैं। समझ पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं? जैसे इंसान के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं वैसे सेल के अंदर भी ऑर्गेनल्स बोलते हैं, ऑर्गेनल्स। हाउ इज अ सेल ऑर्गेनाइज्ड? ये एक्चुअली सेल ऑर्गेनाइज्ड कैसे रहता है, तो इन सब का आंसर अभी हम सीखेंगे। इफ वी स्टडी अ सेल अंडर माइक्रोस्कोप, अगर मैं कोई भी एक सेल पढ़ रहा हूं माइक्रोस्कोप के अंडर, मान लेते हैं ह्यूमन सेल के बारे में पढ़ना चाहता है, बाल तोड़ने के बाद उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी कर ले, बाल के अंदर भी तो सेल ही होते हैं ना, वो भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट था। नाखून निकाल ले, नाखून के अंदर भी तो सेल ही होता है ना, वो भी पढ़ सकते हैं। तो मतलब तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से सेल के बारे में पढ़ रहा है। मतलब प्याज तू लेके आया था, प्याज भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही था। तू पेड़ का रूट लेके आ रहा है, कुछ भी लेके आ रहा है, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही है, तो उनके अंदर सेल्स होंगे। तो अगर मैं एक सेल को स्टडी करूं माइक्रोस्कोप के अंडर, वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर्स इन ऑलमोस्ट एवरी सेल। हर सेल के अंदर ना 3 फीचर तो कॉमन है ही है, ये 3 तो सबके अंदर कॉमन है। वो क्या है? सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। अगर इन तीनों चीजों के बारे में आपको पता नहीं है बच्चों, तो मैं याद दिला देता हूँ, पिछले साल की बुक में था क्या स्ट्रक्चर याद नहीं, छोटे से डब्बे में देखा था सेल के बारे में, 7th की बुक में था ना, कि ये इसमें बोलते थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर बाउंड्री को, बीच में होता था न्यूक्लियस, और इसके बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म, और वो सॉरी प्लाज्मा, ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बोलो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो, एक ही चीज है। ये चीज 7th में हमने इसलिए सीखी थी क्योंकि हमें पता था ये चीज हमें आगे सीखनी है, आगे इसके बारे में, मतलब पूरा चैप्टर इसी के बारे में। अब तो वो तो एक डब्बे में था, वो तो बस एक डब्बे के अंदर था। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इस सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ये जो बाहर वाली जो कवरिंग है ना इस सेल की, सेल का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, ये सेल मेम्ब्रेन, इसके बारे में सीखेंगे हम। तो दिस इज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तेरे बॉडी में जो सेल है ना, ये सेल के अंदर के पार्ट्स हैं, ये सेल की आउटर बाउंड्री है, इसके बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, हमें नहीं पता यहाँ पे क्या, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बोलूंगा मैं। ये सेल के अंदर वाला पार्ट है जिसके अंदर सेल के सारे ऑर्गेनल्स है, ये बाउंड्री है, और इस बाउंड्री के बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आ जाता है। The plasma membrane allows or permits the entry and exit of some materials in and out of the cell. प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना कुछ खासियत है इसकी, पता है क्या करता है? ये अपने अंदर कुछ स्पेशल मटेरियल्स को आने भी देता है और अपने अंदर से कुछ स्पेशल मटेरियल्स को जाने भी देता है, कुछ स्पेशल मटेरियल्स को, ठीक है। और ऐसे ही यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ मटेरियल्स को आने से रोकता है, और यहां से भी कुछ मटेरियल्स को बाहर जाने से भी रोकता है, अंदर आने से भी रोकता है, बाहर जाने से भी रोकता है। इसलिए मैं अपने सेल मेम्ब्रेन को बोल सकता हूँ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब सेलेक्टिवली परमिट कर रहा है वो। परमिट का मतलब परमिशन दे रहा है कि हाँ तू आ जा, हाँ तू चले जा। सेलेक्टिव है बहुत ज्यादा, इसलिए मैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलता हूँ? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। कुछ चीजों को आने देगा, कुछ चीजों को जाने देगा, कुछ चीजों को नहीं आने देगा, और कुछ चीजों को जाने नहीं देगा, इसलिए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हाँ। तो बच्चों अब हमें क्या सीखना है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ये क्या क्या चीजें अंदर आने देता है और क्या क्या चीजें बाहर जाने देता है, और कैसे ये चीज कैसे होता है भाई। अगर ये मेम्ब्रेन है, ये बाउंड्री है, तो इस बाउंड्री को क्रॉस करके चीजें अंदर कैसे आ जाती है, और इस बाउंड्री को क्रॉस करके अंदर वाली चीजें बाहर कैसे चली जाती है, और ऐसा होता क्यों है, ये चीज ना हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। पर सर मेरे को डाउट था कि ये अगर आप जो कह रहे हो कि सिलेक्टिवली परमिएबल है, ये अंदर आता है बाहर जाता है, क्या एग्जैक्टली आप बात कर रहे हो? एक्चुअली इसका मतलब है कि हमने पिछले साल पढ़ा था कि ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, हाँ। और ये जो ऑक्सीजन है ना, कहाँ पहुंचता है? ये एंड में सेल तक ही पहुंचता है। मैंने बोला था ब्लड हमारे बॉडी के अंदर एक ही ऐसा लिक्विड है जो हर जगह ट्रांसपोर्ट होता रहता है, हर जगह घूमता रहता है, वो है ब्लड। तो हमारे बॉडी के हर ऑर्गन्स को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन और खाना, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ब्लड ही है जो न्यूट्रिएंट्स भी कैरी करता है और जो ऑक्सीजन भी कैरी करता है।
और वो कहाँ पहुंच जाते हैं, ऑर्गन्स तक पहुंच जाते हैं। ऑर्गन्स किससे बना हुआ होता है, Cells. टिश्यू से बना हुआ होता है। टिश्यू किससे बना हुआ होता है, सेल से बना हुआ होता है। तो कहने का मतलब है इनडायरेक्टली वो ऑक्सीजन कहाँ पहुंच जाता है, सेल के अंदर पहुंच जाता है। अब जब ऑक्सीजन मिल गया, खाना मिल गया, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो एनर्जी प्रोड्यूस करने के वो जो चक्कर में ना एक एक्स्ट्रा बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और वो वेस्ट होता है, वो सेलुलर वेस्ट होता है, वो चाहिए नहीं हमारे बॉडी को, और वो वेस्ट बन जाता है सेल के अंदर। अब उसे हमें बाहर निकालना है। तो कैसे होता है ये सारी चीजें सीखेंगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में। मैं आशा करता हूं आज वाली क्लास में मैंने आपको जितना समझाया ना आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चों अगर आपको आज मेरी क्लास बहुत अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी, तो यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।